मेरा नाम नीरज शर्मा है। मैं शहर के एक सरकारी स्कूल में बस ड्राइवर की नौकरी करता हूँ। हर हफ्ते स्कूल की कुछ बच्चियों को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल लेकर जाना मेरी जिम्मेदारी में अब शामिल हो चुका था। वो एक सरकारी अस्पताल था और वहाँ हमेशा एक ही डॉक्टर बच्चों की जांच करता था। शुरू शुरू में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में एक सवाल बार बार उठने लगा। आखिर क्यों स्कूल की लड़कियां ही बार बार बीमार पड़ती हैं? कभी किसी लड़के के बीमार होने की खबर क्यों नहीं आती? एक दिन जब मैं 3 बच्चियों को अस्पताल से लेकर वापस लौट रहा था, तो बस के झटके से एक बच्ची की पानी की बोतल गिर गई। जब वो बोतल उठाने झुकी, तो मेरी नज़र सीट पर पड़ी। पहले तो लगा शायद किसी के जूते से मिट्टी या रंग लग गया होगा, पर जब ध्यान से देखा तो वो खून था। मेरे शरीर में एक ठंडी सिरहन दौड़ गई। उस पल मैंने महसूस किया कि शायद कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है और मैं चुप नहीं रह सकता। रात भर नींद नहीं आई। बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया कि मैं ये बात छिपाऊंगा नहीं। अगली सुबह तड़के मैं थाने पहुंच गया और पुलिस को सारी बात बता दी। उन्होंने मुझसे कहा कि फिलहाल मामला जांच में रखा जाएगा और मुझे किसी को कुछ बताने से मना किया। दूसरे दिन सुबह मेरी नींद मेरी पत्नी की आवाज़ से टूटी। नीरज उठो, दिन निकल आया है, स्कूल की बस का भी वक्त हो गया है। मैंने घड़ी की ओर देखा और 8 बज चुके थे। हालांकि मुझे 8:30 तक स्कूल पहुंच जाना था। मैं घबराहट में उठा, जल्दी जल्दी नहाया और तैयार होकर बाहर निकला। पत्नी ने मेरे सामने नाश्ता रखा और बोली, जरा जल्दी खा लो वरना फिर खाली पेट निकल जाओगे। उसी वक्त मेरी दोनों बेटियां भागती हुई मेरे पास आई। पापा, आज जल्दी घर आना, हम सब साथ में खाना खाएंगे। कल भी आपका इंतज़ार करते हुए हम सो गए थे। मेरी बड़ी बेटी चंचल ने मुंह फुलाते हुए कहा था, तो मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा कि ठीक है मेरी गुड़िया, आज जितनी जल्दी हो सके मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। पत्नी बोली, हर रोज़ यही वादा करते हो, लेकिन घर देर से आते हो। बच्चियां दरवाजे पर खड़ी थक जाती हैं। तुम जब नहीं आते तो बिना कुछ खाए ही सो जाती हैं। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर मैं देर तक काम नहीं करूंगा तो फिर घर कैसे चलेगा? तुम जानती हो स्कूल की ड्यूटी 5 बजे तक होती है। उसके बाद दूसरी बस चलाता हूँ, कुछ फैक्ट्री के कर्मचारियों को घर पहुँचाने का काम। कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, बस बच्चियों का भविष्य बेहतर बनाना चाहता हूँ। मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेरी बेटियों की ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। अभी वे दोनों नन्ही सी हैं, पर मैं जानता हूँ कि वक्त तेज़ी से उड़ जाता है। कल को उनकी पढ़ाई का खर्च होगा, फिर उनकी शादी की जिम्मेदारी। ये सब सोचकर ही मन में चिंता घर जाती थी। आजकल महंगाई ने सबकी कमर भी तोड़ के रखी थी। जितना भी कमाओ लगता जैसे रेत की तरह हाथ से फिसल रहा हो। मेरा सपना बस इतना है कि मेरी बेटियां मुस्कुराती रहे, उनके चेहरे पर कभी भी मायूसी ना आए। उनके हर सपने को सच करने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद की खुशियों से समझाता ही क्यों ना करना पड़े। उनके लिए हर दर्द सह सकता हूँ, पर उन्हें रोता नहीं देख सकता। मेरे पत्नी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, आपकी सोच बहुत साफ है नीरज, खुदा हमेशा आपको कामयाबी दे। मैंने मुस्कुराकर अपनी दोनों बेटियों को गले से लगाया और उन्हें वादा किया कि आज रात जल्दी लौटूंगा पक्का। जल्दी जल्दी नाश्ता किया और दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि पीछे से पत्नी की आवाज़ आई, सुनिए आपका टिफ़िन। मैं हड़बड़ाते हुए लौटा, टिफ़िन लिया और बोला, अरे हाँ, वरना आज तो खाली पेट रह जाता। अब बस लेकर मुझे जल्द से जल्द सरकारी स्कूल पहुंचना था। घड़ी में देखा 8:15 बज चुके थे कि मेरी ड्यूटी 8:30 पर शुरू हो जानी थी। मैं हमेशा वक्त का पाबंद रहता। 7 साल से उसी स्कूल की बस चला रहा था और कभी किसी ने शिकायत नहीं की, पर आज जाने क्यों सुबह से ही कुछ उलझा उलझा सा लग रहा था। वैसे तो स्कूल के बच्चों को छोड़ने के बाद मेरा काम खत्म हो जाता है, पर मैं फुर्सत का समय खाली नहीं छोड़ता। पास ही एक फैक्ट्री में कुछ मजदूरों को उनके घर छोड़ देता हूँ, थोड़े पैसे मिल जाते हैं, बस का घर का खर्चा चल जाता है। मैं मेहनत से कमाई पर भरोसा करता हूँ। जैसे मैंने स्कूल की गेट में गाड़ी पार्क की, सिक्योरिटी गार्ड घबराया और मेरी ओर भागता हुआ आया। अरे नीरज भाई, तुम इतनी देर क्यों लगा दी? 9 बज गए हैं। मैंने घड़ी देखी और बोला, हाँ थोड़ी देर हो गई है आज। पर उससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, उसने कहा, जल्दी चलो, कुछ बच्चियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। हेडमास्टर ने कहा है कि उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाओ। उसकी आवाज़ में बेचैनी थी। मैं बिना वक्त गवाए बस स्टार्ट की और यहाँ बस एक कामकाजी आदमी था, कोई मालिक नहीं, कोई मुखिया नहीं। किसी से सवाल करने की हिम्मत मेरे पास में नहीं थी। मैं एक ही काम था, बस चलाना और समय पर बच्चों को पहुंचाना। इसलिए मैंने अपने मन के जज्बातों को पीछे दबा दिया और भीतर की ओर कदम बढ़ा दिया। गेट के पास 2 महिलाएं एक नन्ही लड़की को गोद में थामे हुए बाहर आ रही थी। उसकी हालत बुरी तरह लग रही थी। बेहोशी में वो बार बार अपनी माँ का नाम पुकार रही थी। एक पल के लिए मेरा दिल धक सा रह गया। एक महिला ने मुझ पर तीखी नजर डालते हुए कहा, क्या मुड़ मुड़ कर देख रहे हो? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, बच्ची की हालत बहुत नाजुक है। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ, उसे बताएं। क्या हुआ? तो वो महिला चिल्लाई, क्यों पागल बन रहे हो? पहले ही तुम देरी कर दिए हो और अब यहाँ सवाल पूछ रहे हो। ये सवालों का वक्त नहीं है।
उसने बस भाव से कहा था कि जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो और बस में बिठाओ। मैं चुप रह गया। मैंने उस बच्ची पर ध्यान दिया। उसकी नाक से खून बह रहा था। मैं उसे देखकर सहम गया। मेरे अंदर करुणा उठी और मैंने तेजी से बस का दरवाज़ा खोला। महिलाएं मिलकर उसे अंदर लिटा गई और एक महिला जो अक्सर स्कूल के साथ जुड़ी रहती हमारे पास बैठ गई। मैंने कहा, मैं ही इसे अकेला अस्पताल पहुंचा देता हूँ, जहाँ हर बार ले जाता हूँ। उसने कड़क स्वर में कहा, बंद करो बहस, बस गाड़ी चलाओ। तुम ड्राइवर हो, मालिक नहीं। सवाल करोगे, अपनी सीमा में रहो, वरना नौकरी से निकलवा दूंगी। उसके इस कठोर रवैये ने मुझे असहज कर दिया था। मैंने फिर से उस बच्ची को देखा और तभी बड़ी नज़र उसकी गर्दन पर पड़ी। वहाँ 2 गहरे निशान थे। मेरा सिर झुक गया और बिना कुछ कहे मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं तेज गति से अस्पताल की ओर मोड़ ले गया। रास्ते में जैसे तैसे मैं उसे अस्पताल लेकर जा रहा था कि पीछे बैठी वही महिला बोली, नहीं, सीधे अस्पताल मत ले जाओ। डॉक्टर आज बड़े अस्पताल में नहीं हैं। उन्हें आज अपने निजी क्लिनिक में बुला लिया है। वहीं ले जाओ। मैंने सुचुकता से सिर हिलाया और बस का रास्ता काटकर सीधे उसी छोटे क्लिनिक की तरफ ले लिया, जहां अक्सर वही डॉक्टर मौजूद रहता था। जैसे मैं उस सरकारी स्कूल का नियमित ड्राइवर था, वैसे ही स्कूल वालों का एक ही डॉक्टर पर भरोसा था। और मैं खामोशी से सोचने लगा कि काश मेरे पास वो आज़ादी होती कि मैं खुलकर सवाल कर पाता। मैंने गाड़ी तेज चलाकर सीधे डॉक्टर विनय राठौर के क्लिनिक के पास खड़ी की। जैसे ही मैं रुककर बाहर आया, वहाँ के असिस्टेंट और नर्सों ने झटपट स्ट्रेचर निकाला और नन्ही बच्ची को सावधानी उस पर रख दिया। मैं डरा सा खड़ा रहकर बस शांत मन से देख रहा था। कुछ पूछने की तो हिम्मत मुझ में नहीं थी। जैसे ही मैं अंदर झांकने लगा तो उस महिला ने मेरी तरफ तीखी निगाह देखते हुए कहा, तुम अंदर क्यों आ रहे हो? बस खड़े रहो और गाड़ी निकालो। फौरन दूसरी शाखा पर चलो, वहाँ भी कुछ बच्चियों की तबीयत बिगड़ी मिली है। वक्त ना गवाओ। मैंने बस आवाज़ में कहा, ठीक है मैडम, और बिना कुछ कहे वहाँ से चल दिया। पर दिल में कुछ ठीक बैठ नहीं रहा था। हर चीज़ में अजीब सा उलझन भरा महसूस हो रहा था। बच्ची की गर्दन पर बने निशान, नाक से बहता खून और उन लोगों का अस्पताल तेज और कठोर व्यवहार, सब कुछ मुझे गलत लग रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि फिलहाल दूसरे स्कूल कैंपस जाना ही बेहतर है, शायद वहाँ कुछ और सुराग मिल जाए। वैसे भी अब मैं यही कैंपस की रोजमर्रा की बस चलाता हूँ, पर आज मुझे पिछले कैंपस पर भी भेजा जा रहा था। मैंने इनकार कर सकता, पर नौकरी का डर और सवाल खड़े होने का भय मिलकर मैंने खामोशी चुनी। मुझे सच जाना था, यही कारण था कि मैं मना नहीं कर पाया। दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि इस बार काश कोई लड़का बीमार निकले, क्योंकि अब तक हमेशा केवल लड़कियां ही बीमार पड़ती आई थी। ऐसा क्यों? ये सवाल मेरे जहन में बार बार घूम रहा था। कुछ देर बाद मैं दूसरे स्कूल के गेट पर पहुंचा। जैसी बस रुकी, पिछला दरवाज़ा खोला और एक बच्ची स्ट्रेचर पर लिटाकर मेरी गाड़ी में रख दी गई। उसी अन्य कैंपस में काम करने वाली एक महिला अंदर बैठते हुए बोली, जल्दी क्लिनिक पहुंचाओ, हालत बहुत ख़राब है। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर उसकी गर्दन पर नज़र पड़ी। वहाँ भी तरह के दबे हुए थे, निशान थे और नाक से खून निकल रहा था। मैंने पूछना चाहा, तो ये सब क्या हो रहा है? फिर वह महिला कड़वे लहजे में बोली, ज़्यादा सवाल मत करो, अपना काम करो और गाड़ी चलाओ। उसका अंदाज फिर से वही झकझोरने वाला था। मैं चुपचाप सिर हिलाकर डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ बढ़ गया। रास्ते भर मन में उलझन और बेचैनी घोर रही थी। हर बार वही छोटा रास्ता, हर बार वही क्लिनिक, पर मेरी समझ में कुछ भी सही नहीं बैठ रहा था। क्लिनिक पहुंचते ही उस बच्ची को भी तुरंत अंदर ले जाया गया। मैं अंदर जाना चाहता, पर वही महिला मुझे रोकती और बोली, तुम्हारा काम यहाँ खत्म, वापस जाओ अपने स्कूल कैंपस पर, हम यहाँ सब संभाल लेंगे और जब तुम्हारी ज़रूरत होगी तो फ़ोन कर लेंगे। मैंने अनिश्चितता से सहमति जताई। ठीक है, फिर भी मेरे भीतर बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके गर्दन के निशानों ने मेरे दिमाग पर छाप छोड़ दी थी। मैं तो बस एक मामूली सा बस ड्राइवर था। झगड़ा झंझट और बहस करने के मिजाज मेरे बस की ड्यूटी से बढ़कर कुछ भी नहीं था, इसलिए जहां लोग कहते वही करना पड़ता। नौकरी खोने का खतरा हमेशा मेरे सर पर रहता। फिर भी आज मेरे दिल की धड़कनें कुछ अलग ही तेज चल रही थी। अंदर कहीं कुछ ऐसा था जो मुझे समय से बाहर था। 2 अलग अलग स्कूल शाखाओं की बच्चियां, फिर भी एक जैसी बीमारी। यह बात अचंभे की थी और साथ ही खतरनाक भी लग रही थी। मैंने बस को पार किया था कि स्कूल का चौकीदार पास आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। धीरे से, जैसे कोई गुप्त बात कहे, उसने पूछा, रिंकी कैसी है आज? मैंने तुरंत उस पर निगाह दौड़ाई और पूछा, तुम उसको पहचानते हो क्या? वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाकर बोला, हाँ, मैं उसे अक्सर यहाँ देखता हूँ। मैंने आगे पूछा, तो क्या वह ठीक है? उसने उदासी भरे स्वर में कहा, कुछ ठीक नहीं है। मैं उसकी बात सुनकर और उलझ गया। उन लोगों को वहीं छोड़कर मैं अंदर जाने की कोशिश करने लगा, पर किसी ने मुझे अंदर तक आने नहीं दिया। कहा गया, जाओ वापस, ये जरूरत पड़ेगी तो हम बुला लेंगे। चौकीदार की आंखों में जो रंग था वह कुछ बताने वाला था। वह कुछ जानता था, पर खुलकर बोल नहीं रहा था। मेरे और उसके बीच ज़्यादा बातचीत कभी हुई नहीं थी, इसलिए मैं कुछ समझ नहीं पाया। फिर भी मैं वहीं खड़ा रहा और सोचने लगा। थोड़ी देर बाद फिर वह चौकीदार मेरे पास आ गया और बोला, कुछ चाहिए क्या भैया? मैंने झिझकते हुए कहा, एक सवाल पूछना था। उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने पूछा, तुम यहाँ कितने साल से हो? तुम्हें सब कुछ पता होगा कि स्टाफ, बच्चे, जो कुछ भी चलता है। उसने गंभीर होकर कहा, 5 साल हो गए हैं यहाँ।
इससे पहले दूसरे स्कूल में था। कुल मिलाकर ये काम करने का 17 से 18 साल नहीं, पर मुझे इस काम का काफ़ी तजुर्बा हो गया है। मैंने उसके आगे पूछा, तो क्या तुम्हें यहाँ के किसी रूटीन या अजीब बातों का पता है? वो थोड़ा चौंका हुआ और सावधानी से बोला, क्यों इतना जानना चाहते हो? ध्यान रखना, अगर तुम ज़्यादा खोदोगे तो तुम्हारी मुश्किल बढ़ सकती है। ये नौकरी मिली मुश्किल से, इसे गंवाना मत। उसकी बातों ने मुझे चौंका दिया। मैंने तर्क करते हुए कहा, पर यह सब पूछने से मेरी नौकरी पर क्या असर पड़ेगा? मैं बस चाह रहा हूँ कि जो सच है वो सामने आए। चौकीदार ने नज़र दौड़ाई। सब चुप रहो, अपना काम करो। ये सरकारी व्यवस्था है, बाहर से किसी को परेशान मत करना। पहले भी यहाँ कुछ हुआ करता था, पर अब हालात और बदल गए हैं। बहुत बातें करोगे तो ये शिकायत करेंगे। उसका डर उसकी सावधानी को उसको चुप करवा रहा था। सब कुछ मुझे और ज़्यादा चिंता कर गया। अंदर एक आवाज़ बार बार कह रही थी कि अब चुप नहीं रह सकते। मैंने गहरी सांस ली, फिर भी भाषा में सावधानी रखी और वहाँ से वापस खामोशी से हट गया, क्योंकि असल में मैं एक छोटा कर्मचारी था और नौकरी की हिफाजत मेरी प्राथमिकता थी। फिर भी मेरे भीतर का सवाल गायब नहीं हुआ। मैं चुपचाप अपनी गाड़ी के पास खड़ा हो गया और क्लिनिक के फ़ोन का इंतज़ार करने लगा। मन में यही ख्याल आया कि कब वे लोग कॉल करेंगे और मुझे बुलाकर बच्चों को वापस स्कूल कैंपस पर लाना पड़ेगा, ताकि मुझे उस लड़की की तबीयत के बारे में कुछ ठीक ठाक पता चल सके। मैं यहाँ वहाँ टहल रहा था कि अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर वही महिला का नंबर लिखा था। कुछ ही पलों में उसने कहा कि क्लिनिक में उनको बुला रहे हैं, मतलब बच्चियाँ ठीक हो गई हैं। ये सुनकर मेरी उम्मीदें जाग उठी। मैं तेज़ी से गाड़ी चलाकर क्लिनिक पहुँचा। वहाँ पर पहुँचते ही मुझे ऐसा चौंकाने वाली खबर मिली जैसे दुनिया ही थम गई हो। रीना नाम की वो लड़की अब नहीं रही। 10 साल की मासूम, इतनी छोटी उम्र में दुनिया छोड़ चुकी। ये सुनते मेरे होश उड़ गए, आंखें भर आई। दूसरी बच्ची की हालत अब पहले से बेहतर बताई गई और उसे पहले वाली शाखा कैंपस पर पहुंचाना था। नर्स मेरी गाड़ी में बैठ गई और कहा कि उसे दूसरी शाखा पर छोड़ना है। उस चौकीदार ने जो कुछ समय पहले उसे कहा था, उसकी बातें मेरे दिल में गूंजने लगी थी। उसने बेहद तनाव और उम्मीद भरे स्वर में पूछा था कि क्या मैं रीना के ठीक होने की खबर दे दूंगा। वह व्यक्ति उसे अच्छी तरह जानता था और अक्सर उसके लिए चीज़ें लाया करता था। यही कुछ सोचते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा था। कुछ ही दूरी तय करके मैंने नर्स की तरफ देखा। सख्त इशारे और चेहरे पर भावनीयता थी। हिम्मत जो रखी थी, नाम लेकर और दुआ मांगते हुए मैंने कहा, मैडम, रीना की मौत सच है क्या? उसने बिना कोई भावना दिखाए केवल एक शब्द कहा, हाँ। फिर वह चुप हो गई। मैंने फिर पूछा, वह किस वजह से? पर उससे पहले ही उसने कठोर स्वर में कहा, लता ने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। बहुत सवाल कर रहे हो। तुम्हें क्या हो गया था कि अपने काम तक सीमित रहो? अब ये सब पूछताछ क्यों? रीना की मौत हो गई, यही तुम्हारे लिए काफ़ी होना चाहिए। इसका कारण जानना तुम्हारा हक नहीं, और ये तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। अपनी जुबान बंद रखो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है। उस नर्स की तीखी चेतावनी सुनकर मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से आग बबूला थी और मैंने देखा कि वह मेरी ही हर जिज्ञासा पर वह अधिक नाराज़ हो सकती थी। गाड़ी के रिव्यू मिरर में मेरी नज़र फिर रीना की गर्दन पर पड़ी। वहाँ पट्टी बैंडेज लगी हुई थी। बच्ची बेहोशी की हालत में पड़ी थी। आंखें कुछ खुलकर रह जाती, शायद कुछ हिस्सों में वह चेतना लौट आ रही थी। पर रीना की हालत तो अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। थोड़ा सा सफ़र तय करने के बाद मैंने दूसरी बच्ची और नर्स के संबंधित शाखा पर उतारा। जैसे ही मैं वापस निकलने वाला था तो मेरे फ़ोन पर हेड ऑफिस का कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही कहा गया कि तुम्हें फ़ौरन ऑफिस में हाजिर होना है, रिपोर्ट लेकर आओ। ये सुनकर मैं स्तंभ हो गया। पूरे महीने के बाद हेड ऑफिस बुला रहा था। ये शब्द मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। क्या मेरे सवालों ने सच में मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी? मैंने कोशिश की कि खुद को समझाने की कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, पर फिर भी वही ख्याल बार बार सिर में मंडराने लगा और मेरी रूह कांप उठी। मैं बिना देरी के हेड ऑफिस की तरफ बढ़ा। सफ़र पूरा करके जब वहाँ पहुँचा तो सामने एक अधिकारी बैठा हुआ था। उसकी निगाह में न कठोरता थी न नरमी, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधा दिल तक उतर गई। नाम नीरज कुमार। मैंने सिर झुकाकर कहा, तुम इस महीने नई शाखा पर पोस्ट किए गए हो, सही? जी सर, मैंने धीमे स्वर में जवाब दिया। और आज तुम क्लिनिक गए थे? तो मेरे हाथ थोड़े कांप उठे। मैंने कहा, जी, आदेश था, इसलिए बच्चों को लेकर गया था। अधिकारी ने कुछ कागज उल्टे पलटे किए, फिर बोला, तुम्हें मालूम है एक बच्ची की मृत्यु हुई है और तुम्हारे बारे में रिपोर्ट आई है कि तुमने अनावश्यक सवाल पूछे हैं, स्टाफ से उलझे और जांच जैसी बातें की। क्या ये सच है? मैंने घबरा कर कहा कि नहीं सर, मैंने बस हालचाल पूछा था। वो बच्ची रीना, उसे देखकर किसी का भी दिल भर आता, बस। अधिकारी ने ऊंची आवाज़ में कहा, तुम्हारा काम बच्चों को सुरक्षित लाना ले जाना है, न कि स्कूल के मामलों में दखल देना। यहाँ बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे समझने की कोशिश हर किसी को नहीं करनी चाहिए, समझे? उसका स्वर जितना सामान्य लग रहा था उतना ही अंदर कुछ छिपा हुआ भी महसूस हो रहा था। मैंने सिर हिलाया और कहा, जी सर, माफ़ कीजिए। उन्होंने कागज मेरे साइन करवाए और ये चेतावनी पत्र साइन करो।
मैंने कांपते हाथों से साइन किया। मेरी निगाह अनजाने में कमरे के कोने में रखे फाइल कैबिनेट पर पड़ी। वहाँ कुछ फाइलों पर बच्चों के नाम लिखे थे, रीना, माया, प्राची, और उनमें से कुछ पर लाल निशान बने हुए थे, जैसे उन नामों का कोई अंत हो चुका हो। मुझे लगा जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। मैंने सिर झुकाया और बाहर निकलने की कोशिश की। तभी अधिकारी ने कहा, मैंने तुम्हें इस बार चेतावनी दी है, तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। नीरज, मैंने नीचे सर झुकाकर हाथ जोड़ दिए और विनती की, सॉरी सर, कृपया मुझे नौकरी से मत हटाइएगा, मेरे लिए रोजी रोटी बहुत मायने रखती है। उस ऑफिसर ने ठंडी आवाज़ में कहा, इसलिए मैं कहता हूँ चुप रहना तुम्हारे हित में। अब सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, अगर ध्यान भटका तो देर नहीं लगेगी, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। उसने सख्ती से खड़े होकर कहा, जाओ यहाँ से निकल जाओ। मैं डर के मारे बस जी सर कहकर बाहर आ गया। मेरा दिल पेड़ की तरह जोर से धड़क रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज मेरे साथ ऐसा भी हो सकता था। डर तो ये था, मगर मैंने खुद को किसी तरफ समझाया कि ऊपर वाला साथ है और अब मैं कुछ भी अजीब नहीं करूँगा। दिन वैसे ही गुजर गया जैसे रोज़ाना गुजरते हैं। मैंने कुछ मोटे मोटे काम किए, एक दो जगह पर सामान्य पहुँचाया, खाना एक स्कूल कैंपस से दूसरे कैंपस तक पहुँचा दिया। बाकी दिन मेरी ड्यूटी में कोई और बड़ी बात नहीं आई। शाम 5 बजे की ड्यूटी ख़त्म हुई और उसके बाद मैंने फैक्ट्री वर्कर्स को उनके घर छोड़ने का काम किया। जो कमाई मिलती थी वही घर चलाने में आती थी। रात लगभग 9 बजे ही मैं थक कर घर पहुंचा। आज मैंने अपनी बेटियों से वादा किया था कि जल्दी आकर उनके साथ खाना खाऊंगा, पर घर का नज़ारा देखकर मेरा चेहरा मुरझा गया। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। लाइट बंद थी। तुरंत याद आया बिजली कट चुकी होगी। बिल न भरने की वजह से हालात पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रहे थे। कुछ महीने पहले ही मेरे काम नहीं ठीक था। मैं नौकरी छोड़कर अच्छा कुछ ढूंढ रहा था, पर काम नहीं मिला। बैंक बैलेंस खाली हो गया था। परिवार के हालात बिगड़ गए थे। फिर काम की जरूरत देख मैंने लौट कर वही पुरानी लाइन पकड़ी, बस चलाना। शायद यही मेरी किस्मत थी। पर जब मैं पुराने ऑफिस गया तो पता चला कि वहाँ पहले से ही किसी ने ड्राइवर रख लिया, इसलिए मुझे दूसरी शाखा पर भेज दिया गया, जहाँ भी 1 महीना ही हुआ था। मैं काम कर रहा था। मैंने जो भी थोड़ा बहुत कमाया जमा किया था वह बेटियों के एडमिशन और घर के जरूरी खर्चों में चला गया। खुद अक्सर मैं कम खाता और उनकी पढ़ाई और पेट का ध्यान रखता। सैलरी हर 10 दिन पर मिलने वाली थी और उसी में बिजली, गैस, राशन का हिसाब चलता। इस बार बिल की तारीख पास आ रही थी और अभी सैलरी आने में सिर्फ 2 दिन बचे थे, पर बिजली तो आज ही कट गई थी। दिल में बेचैनी छोड़ गई थी कि अगर सैलरी में देरी हुई तो कैसे बचाऊंगा। अंदर गया। पत्नी और दोनों बेटियां चादर पर लेटी हुई थी। पत्नी ने हाथ बढ़ाकर मेरा टिफिन लिया और बोली, तुम देर हो गए, सुबह से यही समय हो गया। फिर उसकी आवाज़ में घबराहट आ गई। छोटी बेटी को बुखार उतरा नहीं, आज उसे डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। मेरा नीचा चेहरा और उदास हो गया। घर की मुश्किलें, नौकरी का डर और अब बीमारी, बच्ची की चिंता, सब एक साथ सिर पर आ गए। मैंने बिना वक्त गवाए अपनी छोटी बेटी को गोद में उठा लिया। पत्नी कुछ खाने के लिए तैयार करी थी। उसने प्यार से कहा, पहले कुछ खा लो, उसके बाद दवा देंगे। पर मैं सिर हिलाकर उसे रोकता हुआ बोला, नहीं, तुम खाना मत लगाओ, मैं पहले डॉक्टर के पास लेकर जाकर दवा दिलाऊंगा। चाबी दे दो। पत्नी ने चाबी थमा दी और मैं भागता हुआ गाड़ी निकालकर क्लिनिक की ओर बढ़ चला। दिल में बेचैनी थी। मेरी बेटी की तबीयत देखकर एक अजीब सी घुटन उठ रही थी। मैं हमेशा अपनी बेटियों के लिए काफ़ी चिंता रहता हूँ। उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ सहन नहीं कर सकता। पैसे ही भी हाथ में कम थे। स्कूल की तरफ से हमें ये सुविधा मिली थी कि सरकारी कार्ड पर इन क्लिनिक्स में मुफ्त इलाज हो जाता, वरना आज के हालात में किसी निजी डॉक्टर के पास खर्च कैसे कर पाता। इसलिए मजबूरी में मुझे वही क्लिनिक जाना पड़ा। कुछ देर चलने के बाद मैं क्लिनिक पर पहुंचा। बेटी को गोद में उठाकर जैसे अंदर जाने लगा तो गेट पर मौजूद चौकीदार ने मुझे रोक लिया। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम तो स्कूल की बस चलाते हो ना? मैंने धीरे से आवाज़ में कहा, भैया, मेरा कार्ड बना हुआ है, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे दिखाना है, कृपया अंदर जाने दे। वो चौकीदार मेरी बेटी को एक बार टटोल कर देखा और फिर अनमने स्वर में बोला, ठहरो, बाहर ही रुको, अभी मैं अंदर जाकर बोल देता हूँ। मैं हैरान रह गया, क्यों मुझे रोका जा रहा है? ये तो एक साधारण क्लिनिक है। इधर उधर के लोग तो आते जाते दिख रहे थे, पर मेरे लिए तरह तरह की रुकावटें खड़ी की जा रही थी। मैंने गुहार लगाई, भाई साहब, 20 मिनट तक इंतजार कर लूँगा, पर जल्दी कीजिए, उसका बुखार बहुत तेज है। काफ़ी संकोच के बाद चौकीदार ने कहा कि ठीक है, 20 मिनट वेट करो, नहीं तो कहीं और चले जाओ। पैसे ना होते तो शायद मैं उसी वक्त किसी और क्लिनिक की तरफ निकल जाता, पर परिस्थिति ने मुझे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। अंत में मुझे बुलाया गया और रिसेप्शन पर कुछ कागज़ बनवाकर डॉक्टर के पास भेज दिया गया। जब डॉक्टर के सामने बैठा तो मैं कुछ पल के लिए अचंभित हो गया। डॉक्टर उम्र में काफ़ी जवान दिख रहा था, शायद 30-35 के बीच। उसने शांत होकर पूछा, बताइए क्या हुआ? मैंने बेटी की हालत बताई। उसने उसे देखा, खुशी खुशी नहीं बल्कि शांत और व्यवहारिक अंदाज में जांच की और दवा लिख दी। कहा कि दवा समय पर देनी है और दोबारा आने की जरूरत नहीं होगी। अगर बुखार असर न हुआ तो वह दूसरे डॉक्टर की सलाह देगा। मैंने घबराते हुए कहा कि सर, पर मैं कार्ड पर हूँ, पैसे नहीं हैं, किसी और की तरफ जाऊं? उसने बिना किसी झिझक के कहा, ठीक है, कार्ड पर इलाज करवा दूंगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा,
पर्ची लेकर जब मैं बाहर आया तो उस युवा डॉक्टर की नज़रें और व्यवहार कुछ अलग सा महसूस हुए, कुछ ऐसा जो मन को असहज कर गया हो। रास्ते भर ही सवाल मेरे दिमाग में गूंजते रहे। ये जवान डॉक्टर, क्लिनिक का व्यवहार, चौकीदार की खबरदारी, सब कुछ आजकल के अनुभव से मेल नहीं खा रहा था। रात भर नींद नहीं आई। घर पर बैठकर मैंने बेटी को दवा दी और फिर सोचता रहा कि स्कूल के बच्चे बार बार एक जैसे लक्षण के साथ क्लिनिक आते हैं। ये सब सहज संयोग नहीं लग रहा। हालांकि दवा दिलवा कर लौटाया जा रहा था, बेचैनी और भी शक में डाल रही थी और मैं ठान चुका था कि अगली बार और भी सतर्क रहूंगा। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था। दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग के सारे तार जैसे उलझ गए थे। मैं फिर उसी गंभीर फैसले के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। पता था कि अब जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। नौकरी छूट सकती है, रोटी का ठिकाना छिन सकता है, पर जो बात मैंने आंखों से देखी उसे दफन नहीं कर सकता था। मेरे अंदर एक आवाज़ बार बार बोल रही थी, अगर तुमने इस मासूमों की मदद ना की तो ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तभी मैं थाने में कांस्टेबल को जाकर सारी ये बात बताई। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर अंदर गया। थोड़ी देर बाद थानेदार और एक डीएसपी आया। उनके सामने मैंने वही कहानी दोहराई। रीना से लेकर उस परत पर खुलती हुई सच्चाइयों तक सब कुछ मैंने उन्हें गंभीरता से बताया। उन्होंने उसके साथ कहा, चिंता मत करो, तुम ठीक कह रहे हो, हम आगे की कार्रवाई करते हैं, तुम्हारा नाम सुरक्षित रहेगा। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। स्टाफ के कई लोग गायब थे, कुछ को अगवा कर लिया था और बच्चों को दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा था और धीरे धीरे सब सच सामने आने लगा। क्लिनिक और उससे जुड़ी संस्थाओं की तलाशी में निकले अफसरों ने बताया कि यहाँ एक बड़ा गिरोह चल रहा था। पहले उन्हें कुछ ठोस बहाने के क्लिनिक ले जाया जाता, वहाँ उन्हें विशेष दवाई दी जाती जिससे उनकी हालत अस्थायी रूप से बिगड़ती जाए। फिर अस्पताल के नाम पर रिपोर्ट बनाई जाती कि बच्ची की हालत गंभीर है और कई बार झूठी मौत की अफवाह फैलाकर उनके शव की तरह रिकॉर्ड बना दिया जाता। इन रिकॉर्ड के सहारे वे अंतर्राष्ट्रीय अड्डों पर रोजगार के नाम पर लड़कियों को बाहर भेज देते और कई बार वे उन्हें फैक्ट्रिशियन परिवारों के नाम पर विदेशों में बेच देते। ये सुनकर मेरा पेट कस गया। जो मैंने देखा, गले के निशान, खून के दाग, वे सब यही योजना का हिस्सा थे। पहले से तैयार किए गए थे नक्शे के अनुसार मासूमों को कमजोर करना, फिर उन्हें मृत घोषित कर देना और कागजी तौर पर उन्हें किसी और जगह भेज देना। जिन लड़कियों का लिखा था कि वह मर गई हैं, असल में वे किसी और देश में बेची जा चुकी थी। और जो लड़कियां थोड़ी ज़्यादा उम्र में थी, जिन्हें वे बालिग मान लेते, उनका अलग से चेकअप किया जाता। वे चेकअप असल में ये तय करने का बहाना होता कि किस बच्चे को कब भेजना है। सरकार और स्थानीय एनजीओ ने बड़े ऑपरेशन के जरिए क्लिनिक और स्कूल दोनों को सील कर दिया था। कई लोग गिरफ्तार हुए, डॉक्टर, क्लिनिक स्टाफ, स्कूल के कुछ कर्मचारी तक। मीडिया में यह बात पता लग चुकी थी। जनता का गुस्सा तीन गिरोह की तरह आखिरी सांसें लेता हुआ दिख रहा था। मेरे लिए जो सबसे बड़ी सुकून की बात थी वह यह थी कि बहुत सी लड़कियों को बचाया गया और कुछ को बाद में विदेश से वापस लाकर उनके परिवार से जोड़ दिया गया। सरकार ने मुझे सम्मानित किया, न केवल इनाम और एक प्रमाण पत्र दिया, बल्कि एनजीओ के माध्यम से मेरी और मेरी पारिवारिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई। उन्होंने कहा कि मेरी हिम्मत और सच्चाई बोलने की वजह से एक बड़ा तंत्र उजागर हुआ है। पर उस सम्मान के बीच भी मेरे दिल में एक भारी टीस थी। उन कई के चेहरे जिसकी मुस्कान लौट आई, उनकी यादें अब भी मेरे साथ थी, और जो वापस नहीं आई उनके बारे में खामोशी भी मेरी रूह में गुजरती है। अक्सर रात में सोचता हूँ कि अगर मैंने चुप्पी साध ली होती तो कितनी जिंदगियां खत्म हो गई होती। फिर भी मन को सुकून इस बात का है कि अब सरकार की नई नीतियों के चलते स्कूलों और क्लिनिक से कड़ी जांच हो रही है और अनगिनत बच्चों की सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। और जहाँ तक मेरी अपनी जिंदगी की बात है, मैं अब भी वही सादा ड्राइवर हूँ, पर एक अलग तरह की शांति मेरे अंदर है। मैं जानता हूँ कि सच बोलने की कीमत बहुत भारी होती है, पर उनकी मुस्कुराहट के सामने मेरी वह कीमत भी अब छोटी लगती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।